हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ शिक्षा विद दीक्षा। तो आज मैं नई वीडियो लेके आपके लिए आई हूँ। तो थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है एचपी टेट पे, जो कि जिसमें कि हम आज साइकोलॉजी सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो साइकोलॉजी सेक्शन है ये एचपी टेट जून 2024 में नॉन मेडिकल, मेडिकल और आर्ट्स ये तीनों स्ट्रीम्स में आया हुआ है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हालांकि एचपी जो टेट एग्ज़ाम है वो 2-3 दिन में होने वाला है। तो उन बच्चों के लिए जिनके एग्ज़ाम अभी 2-3 दिन में है उनके लिए ये रिवीजन के तौर पे ये वीडियो होने वाली है। और जो बच्चे इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं एग्जाम के बाद में, जो जून 2025 के लिए प्रिपरेशन करेंगे, उन बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम्स में। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दिस इज प्रेजेंटेड बाय दीक्षा वर्मा विच इज मी, इट्स मी। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट जो सेक्शन होने वाला है ये है नॉन मेडिकल स्ट्रीम का। तो ये 23 जून 2024 को ये एग्जाम हुआ था। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज नोन एज। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, या फिर अगर नहीं भी पढ़ा है तो ध्यान से सुनना कि जो हमारे एस आर बॉन्ड की बात करता है ना, एस आर बॉन्ड की बात हमारा पेवलोव करता है। और पेवलोव ने हमें पेवलोव का कंडीशनिंग का जो थ्योरी थी वो हमने पढ़ी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कंडीशनिंग। एस आर मीन्स एस स्टैंड्स फॉर स्टिमुलस एंड आर स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्स। ओके। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है गेस्टाल्ट मीन्स। गेस्टाल्ट जैसे कि आप लोगों को पता है कि गेस्टाल्ट ने भी हमारे को एक थ्योरी दी है जिसे हिंदी में हम अंतर्दृष्टि या फिर इंग्लिश में इंसाइटफुल लर्निंग की बात ये करते हैं। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब होने वाला है होल, और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में कि गेस्टाल्ट का मतलब क्या है। ये पूरा का पूरा गेस्टाल्ट का जो मतलब है वो अपने आप को एक होल की तरह दर्शाता है कि ये पूरा का पूरा कंप्लीट है। ये इस तरीके का दर्शाता है। ठीक है। ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज, जिसे हिंदी में पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो सिंपल सा आंसर होने वाला है ये है मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को या पीयूष ग्रंथि को। ओके। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द कहाँ है मेरा पेन, हाँ, विद द ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी जो है वो है हमारे कैटल से रिलेटेड। और हमारे को ये भी पता होना चाहिए कि कैटल ट्रेड थ्योरी के साथ साथ 16 पीएफ के बारे में भी बात करते हैं, जो भी अक्सर टेट में पूछा जाता है। पी एफ पीएफ की फुल फॉर्म होती है पर्सनैलिटी फैक्टर। ये 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स के बारे में भी बात करते हैं, जो कि कैटल से एसोसिएटेड है या कैटल से रिलेटेड है। ये भी एग्जाम में आता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। एरिक्सन तो आपको पता है कि एरिक्सन ने हमारे को जो है वो 8 जो है स्थितियों के बारे में, 8 स्टेजेस के बारे में बताया है। फ्रूड ने अपना साइकोसेक्सुअल के बारे में बताया हुआ है, और कोलबर्ग का अपना जो हमारा ये गेस्टोल्ट के एक सदस्य हैं कोलबर्ग, इन्होंने भी इंसाइटफुल लर्निंग के बारे में हमारे को बताया है। तो सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। जितने भी एग्जाम में ऑप्शंस भी आते हैं, ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ऐसा दिया जाता है कि जैसे ऑप्शंस दिए होंगे तो ऑप्शन से ही अगली बार का जो नेक्स्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो उससे दे दिए जाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है विच स्टेज इज नोन एज अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी भी स्ट्रीम में पूछ लिया जाता है कि स्टॉर्म एंड स्ट्रेस के पीरियड को कौन से पीरियड को बोला जाता है। तो ये है हमारा एडोलसेंस, किशोरावस्था को बोला जाता है। ये बोला था हमारे स्टेनले हॉल ने। स्टेनले हॉल एक पर्सन थे जिन्होंने एडोलसेंस को स्टॉर्म एंड स्ट्रेस का जो है वो पीरियड बोला है। ठीक है।
तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच एग सेल हैज अ क्रोमोसोम्स। अब इसमें ये कंफ्यूजिंग भी होने वाला है क्वेश्चन। और दूसरा, अगर हम थोड़ा लॉजिक लगा के सोचें कि सेल जो ईच एग सेल है, अब मेल हो फीमेल हो, एक्स जो हमारा एग सेल होता है वो तो प्रेजेंट ही होता है, क्योंकि मेल में हमारे पास एक्स वाई होता है और फीमेल में हमारे पास एक्स एक्स होता है, तो दोनों में जो कॉमन है वो एक्स है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट। प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट की बात करें तो ये किसने डेवलप किया है? ये किया है रेवन ने। ये रेवन इसका राइट आंसर होने वाला है, तो ये हमारे को माइंड में रखना है। हु प्रोपाउंडेड द किंडरगार्टन मेथड? ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है। किंडरगार्टन मेथड को किसने प्रोपाउंड किया है? ये इसका जो राइट आंसर है वो आएगा फ्रेडरिक फ्रोबेल। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन मेथड को डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ ड्राइव, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ नीड्स एंड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला जो ऑप्शंस हैं वो सिर्फ दो ऑप्शंस हैं। वन है हमारे पास ड्राइव वाला, कहाँ गया यार, ये तो मेरा पेन ही गुम हो जाता है ना। एक वन है हमारा थ्योरी ऑफ ड्राइव और वन है हमारा थ्योरी ऑफ नीड्स। तो जो हमारा ये ड्राइव और नीड्स है, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, तो हमारे को ध्यान रखना है कि जो मैस्लो ने वो नीड्स के बारे में बात करते हैं, जो हमारे पास 5 नीड्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल आ गई, फिर सेफ्टी आ गई, फिर बिलोंगिंग एंड लविंग आ गई, उसके बाद एस्टीम आ गई, और लास्ट में अब हमारे पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं। और ये भी कई बार जो है वो पूछ ले जाते हैं एग्जाम्स में। जो भी मैंने आपको 5 अभी मेंशन की ये नीड्स, इनके बारे में भी पूछ ले जाता है, तो इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारा, चला गया मेरा, यहाँ पे नेक्स्ट है पियाजेट्स विच स्टेज इज रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग। हमारे को पता होना चाहिए कि पियाजे ने कितनी जो स्टेजेस दी हैं वो 5 दी हैं। वो सेंसरी मोटर्स, फॉर्मल, कंक्रीट प्रिपरेशन, कंक्रीट और फॉर्मल स्टेज के बारे में बात करते हैं। जो लॉजिकल थिंकिंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात करते हैं, ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे करते हैं। ठीक है, तो ये भी, और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि ये एज की ये कितने से, ये 0 से 2 तक होती है। उसके बाद की स्टेज हमारे पास 2 से 7 तक होती है। उसके बाद 7 to 11 होती है। लास्ट की जो स्टेज होती है वो होती है अबव 11। ठीक है, तो ये भी हमारे को माइंड में होनी चाहिए। उसके बाद आता है कि हाउ मेनी सब टेस्ट आर इन भाटियाज बैटरी टेस्ट। इसमें हमारे को ध्यान रखना है कि इसमें 5 सब टेस्ट हैं टोटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु मेड पेपर पेंसिल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो पेपर पेंसिल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस को किसने बनाया था? बिने ने, और उनके साथ साथ आई थिंक, जितना मेरे को ध्यान है कि गाल्टन ने, गाल्टन और बिने ने मिलकर के ये बनाया था पेपर पेंसिल टेस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एजुकेशन। साइकोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग है, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, साइंस ऑफ एजुकेशनल प्रिंसिपल है, या नन ऑफ द अबव। हमारे को ध्यान में होना चाहिए कि साइकोलॉजी का मतलब ही व्यवहार का ज्ञान होता है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब है साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद द टीचिंग एंड लर्निंग। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय, किसने ये स्टेटमेंट दी थी? तो ये स्टेटमेंट दी थी स्किनर ने। जो ये क्वेश्चंस आते हैं ना, जो ये ऐसे स्पेसिफिक से ये स्टेटमेंट किसने दी है, कि कई बार ना एज इट इज नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन में पूछ ले जाता है। अगर अभी नहीं पूछेंगे तो क्या पता जून 2025 में पूछ लेंगे। तो ये कभी भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम में आ सकते हैं, तो ये माइंड में रखने हैं थोड़े थोड़े कि जो ऑलरेडी आ चुके हैं वो हमें पता होने चाहिए। तो ये वाली जो मेंशन्ड है, ये वाली स्टेटमेंट ये स्किनर ने दी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल स्टडी मेथड इज कंसिडर्ड द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। मेरे को ध्यान है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये पहले भी 2-3 बार आ चुका है, पर ये बहुत पहले आया था। मतलब कि 3-4 साल पहले का ये क्वेश्चन आए हुए थे। तो उसमें से ये क्वेश्चन था कि कौन सा जो है वो मोस्ट साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मेथड है। तो ये है हमारा
एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक जो होता है, इसमें स्टेप्स होते हैं, बहुत सारी चीजें जो प्रोसेस में होती हैं, तो ये तभी इसको साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मेथड कंसिडर करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आईक्यू ऑफ अ चाइल्ड हुज मेंटल, ये लाएगा यहाँ पे, मेंटल एज इज इक्वल टू द क्रोनोलॉजिकल एज। सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए कि जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, वो होता है MA डिवाइडेड बाय CA। MA का मतलब हुआ मेंटल एज, मानसिक आयु जिसको बोलते हैं, और CA का मतलब हुआ क्रोनोलॉजिकल एज, जो उसकी एक्चुअल आयु होती है बच्चे की, राइट, मल्टीप्लाई बाय 100, 10 एंड 10, ये है MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें बोला कि अगर मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज इक्वल हो जाए, 10 मेंटल एज है, 10 क्रोनोलॉजिकल एज है, तो ये मैं एग्जांपल के तौर पे ले रही हूँ, 10 कुछ भी हो सकता है, तो 10 से 10 कट जाएगा, बचा कितना, 100। ठीक है, तो इसमें कोई भी एज हो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये 100 से मल्टीप्लाई करके 100 ही आ जाएगा, तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी, द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी इज एनकोडिंग, रिट्रीवल एंड स्टोरेज। इसका एक वो क्या याद किया था मैंने कि इस तरीके से था, ESOR ऐसे करके कुछ था, तो जिसकी फर्स्ट एज है वो इसकी एनकोडिंग है, EMSR है आई थिंक, जितना मेरे को ध्यान है, बाकी फिर आप कंफर्म कर लीजिएगा। ये फर्स्ट फर्स्ट एज इसकी एनकोडिंग है, ये इसकी, ये एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, स्टोरेज रिट्रीवल, बाकी इसकी फर्स्ट एज जो है वो एनकोडिंग होने वाली है, फर्स्ट एज इज एनकोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर लेव वाइगोत्स्की प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल एबिलिटीज एमंग चिल्ड्रन। लेव वाइगोत्स्की ने किसका सिग्निफिकेंट, किसको जो है वो बोला कि सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये ZPD की बात करते हैं, ZPD, ZPD जिसकी फुल फॉर्म होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कैसे निकलता है, एक तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि जोन ZPD किससे रिलेटेड है, तो ये लिव वाइगोत्स्की या लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड है, ठीक है। तो ZPD निकालते कैसे हैं, वो होता है लेवल ऑफ जो आपको पोटेंशियल डेवलपमेंट होती है और लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट होती है, उन दोनों के डिफरेंस से निकलती है, ठीक है। तो इसको हम कभी डिटेल में पढ़ेंगे, तो आज जो है वो मोटा मोटा मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो दूसरा ये बात करते हैं स्कैफोल्डिंग के बारे में, स्कैफोल्डिंग SCAFFOLDING, स्कैफोल्डिंग के बारे में बात करते हैं। स्कैफोल्डिंग का मतलब हुआ एक टाइप की हेल्प, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन के बार कमीशन में भी पूछ लिया जाता है। तो ये एक टाइप की हेल्प होती है जो कि एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन एक अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन को देता है, ठीक है, जो एक दोस्त अपने दोस्त को देता है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो पीयर कोलैबोरेशन के तौर पर होगा, कि एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन की हेल्प करता है किसी भी गोल को अचीव करने में, राइट। तो ये दो चीजें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है, और मे बी ZPD से नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड होती है, स्किनर का नाम कहीं पे आएगा तो उनके साथ साथ रीइंफोर्समेंट का नाम भी जरूर आएगा, ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपस में रिलेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेवलोव बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो ये रशिया से बिलोंग करते हैं। साइकोलॉजी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, इंग्लिश, रशियन, स्पेनिश, ग्रीक, ये ग्रीक से निकला हुआ है। साइक से निकला, ग्रीक वर्ड साइक, PSYCHE, साइक से निकला, विच मीन्स आत्मा का ज्ञान, और नॉलेज ऑफ सोल, ये हमारे को याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय,
ये की है W वुंट ने, और कहाँ की है ये भी पूछ लिया जाता है। ये की है लिप्जिग, LIPZIP, लिप्जिग में की हुई है, जो कि जर्मनी में है। और आई थिंक एग्जैक्ट तो मुझे डेट नहीं याद, पर 1879 की 76 ऐसा कुछ है। तो आप 79 तो नहीं है शायद, 79 इसके आसपास जो है वो एस्टेब्लिश की गई थी फर्स्ट साइकोलॉजी की लेबोरेटरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन क्या है साइकोलॉजी का? सब्जेक्ट ओरिएंटेड एजुकेशन, टीचर ओरिएंटेड एजुकेशन, एक्टिविटी ओरिएंटेड एजुकेशन या चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन? ये मेरे अकॉर्डिंग एग्जैक्ट तो नहीं पता, पर इसका जो राइट आंसर होगा वो है चाइल्ड सेंटर्ड या चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन, क्योंकि साइकोलॉजी ही जो साइकोलॉजी है वो बच्चे के इर्द गिर्द ही घूमती है। ठीक है, तो बच्चे के इर्द गिर्द ही एजुकेशन होनी चाहिए, उसके बाद ये चीजें मैटर करती हैं जो इसमें ऑप्शंस में दी गई है। ठीक है, तो 24th जो क्वेश्चन है वो है द लास्ट स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, जो ये फ्रूड ने दी हुई है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया। तो लास्ट स्टेज क्या है इसकी? तो ये है जेनिटल। इसकी आई थिंक 6 स्टेजेस हैं टोटल, तो वो 6 स्टेजेस भी आपको थोड़ा याद करने की आवश्यकता है कि कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय थायराइड ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड से जो कंट्रोल करती है थायराइड ग्लैंड, वो क्या है इनमें से? वो है ग्लूकोज है, इमोशंस है, मेटाबॉलिज्म है, या नन ऑफ द अबव है? तो इसका जो राइट आंसर वो है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग इज डैश चेंज इन बिहेवियर? लर्निंग इज परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, टेम्परेरी चेंज इन बिहेवियर, रिलेटिवली, या फिर ऑल ऑफ द अबव? इसका जो मेरे ख्याल से राइट आंसर है वो है रिलेटिवली। रिलेटिवली का मतलब है जैसे हमने अभी फिलहाल कोई चीज सीखी हुई है, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल 1 महीने बाद या कभी और टाइम पे उसी चीज को अगर मैं फिर से सीखूंगी, तो अभी के कंपैरिजन में वो चीज किस तरीके से चेंज हुई है, हमारे बिहेवियर को किस तरीके से चेंज किया है, तो वो उसको रिलेटिवली चेंज बोलेंगे। तो लर्निंग जो है वो रिलेटिवली चेंज इन बिहेवियर होगा। फॉर हाउ मेनी सेकेंड शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड्स इंफॉर्मेशन? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लेस देन 30 सेकेंड्स। द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय? किसने दिया है? ये दिया है स्पीयरमैन ने। जैसे हमारे को पता होना चाहिए कि टू फैक्टर थ्योरी जो है वो स्पीयरमैन ने दी है। वन फैक्टर थ्योरी या यूनिफैक्टर थ्योरी बिने ने दी है। ये एल्फ्रेड बिने जो है इन्होंने एक फैक्टर थ्योरी दी है, और एल्फ्रेड एडलर ये इन्होंने तो शायद इंडिविजुअल साइकोलॉजी के बारे में बात की है, तो ये तो अलग है। How many stages of psychosocial development were described by the Erikson? एरिक्सन ने कितनी स्टेजेस के बारे में बात की है? तो इन्होंने 8 स्टेजेस के बारे में बात की है। तो जैसे हमने पढ़ा होगा स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, ये सारी की सारी चीजें अगेंस्ट जिसके है, जिसमें क्राइसिस भी आते हैं, उन क्राइसिस को दूर करने के लिए चीजें दी होती हैं। तो वो सारी की सारी इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं रिलेटेड टू ये साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में जो एरिक्सन ने दी है, इनको थोड़ा माइंड में रखिएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस नॉन मेडिकल सेक्शन इज लॉज ऑफ लर्निंग आर गिवन बाय? लॉज ऑफ लर्निंग किसने दिए हैं, या फिर हिंदी में बोलते हैं सीखने के जो नियम है वो किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक, स्किनर, थर्स्टन और पेवलोव। ये थॉर्नडाइक ने दिए हैं जी। थॉर्नडाइक ने 3 हमारे पास जो है वो लॉज दिए हैं। The first one is law of readiness, second one is law of exercise and third one is law of effect, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। कई बार पूछ ले जाते हैं, कई बार ये बोल दिया जाता है कि पहला लॉ ये है, लॉ ऑफ रेडीनेस ये है कि नहीं है, लॉ ऑफ इफेक्ट है कि नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले जाता है, पर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये स्किनर, थर्स्टन, पेवलोव इसका आंसर नहीं होगा। तो ये था हमारा नॉन मेडिकल का। तो नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रीम होने वाला है वो है मेडिकल स्ट्रीम। तो जो ये पेपर हुआ था HP टेट का, ये होता 13 जुलाई 2024। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है साइकोलॉजी सेक्शन का, वो है विच साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ इनसाइट लर्निंग? इनसाइट लर्निंग से रिलेटेड हमारे पास नॉन मेडिकल में भी क्वेश्चन आया था। तो इसमें 3 पर्सन इंपॉर्टेंट है। कोहलर हो गया, कोफका हो गया, और तीसरा है कोलबर्ग। तो इसमें कोहलर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये राइट आंसर इसका वोल्फगैंग कोहलर हो जाएगा।
सेकंड क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय वॉचिंग एंड इमिटेटिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स। देख के और नकल उतार के जो दूसरों के बिहेवियर को हम लोग को देखते हैं या उसकी नकल उतारते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो होती है हमारी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्व करते हैं ना हम दूसरों को देख के और उनकी नकल उतार के, तो वो ऑब्जर्वेशन लर्निंग होगी। The next question is according to classical conditioning, the principle what is the term for the learned ability to distinguish between the conditioned stimulus and other irrelevant stimuli? तो वो होगा discrimination, क्योंकि हम distinguish कर रहे हैं ना दोनों को, तो इसका जो right answer होगा वो होगा discrimination. The next question is a student hard to avoid failing a test. स्टूडेंट स्टडीड हार्ड, यहाँ पे स्टडीड आएगा, स्टडीड STUDIED. A student studied hard to avoid failing a test. This is an example of कि एक स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है, किस लिए करता है? ताकि वो फेल ना हो टेस्ट में, ठीक है। अब ये अच्छी चीज कर रहा है तो पनिशमेंट तो होगी नहीं, तो दोनों जो पनिशमेंट है ये दोनों गलत हो जाएंगी। तो पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिवनेस तो इसमें वहीं से दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि उसको डर लग रहा है कि वो फेल नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट तो है बट वो नेगेटिवली एक्टिव है इस चीज में, तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वंस द प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड द रिसर्चर प्रोसीड्स बाय डेवलपिंग अ टेंटेटिव आंसर ऑफ अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम का टेंटेटिव आंसर निकालते हैं या टेंटेटिव सॉल्यूशन निकालते हैं, उसको हम हाइपोथेसिस बोलेंगे, और इसको हमेशा अपने माइंड में रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हुज गोल वाज टू आइडेंटिफाई द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एक्सपीरियंस वाज कॉल्ड। क्या गोल था? कि बेसिक एलिमेंट्स को आइडेंटिफाइड करना एक्सपीरियंस का। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा एक्सपीरियंशियलिज्म। एक्सपीरियंस से रिलेटेड है ना बेसिक एलिमेंट, किसी भी एक्सपीरियंस से बेसिक एलिमेंट को आइडेंटिफाइड करने के लिए एक्सपीरियंशियलिज्म जो है वो टर्म यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहेवियरिस्ट रिजेक्ट इंट्रोस्पेक्शन। क्यों रिजेक्ट करते हैं इंट्रोस्पेक्शन? It is absolute very slow. It yielded as excessive amount of data. It invaded people privacy. It was too subjective. क्यों करते हैं behaviorist reject introspection को? क्योंकि it was too subjective. ये जो क्या है ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव नेचर की होती है। एक सब्जेक्टिव होता है नेचर, एक ऑब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव होता है डिटेल्ड नेचर में, ऑब्जेक्टिव होता है नैरो चीज में। जिसका ऑब्जेक्टिव का मतलब हुआ किसी एक स्पेसिफिक, जो इसका जैसे फैक्ट्स होते हैं, ये है तो है, नहीं है तो नहीं है। सब्जेक्टिव में डिटेल्ड नेचर होता है उसका, सब्जेक्टिव का, इसलिए ये रिजेक्ट करते हैं बिहेवियरिस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिवाइस द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस कोशेंट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होता है। इससे रिलेटेड दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक ये होता है कि आईक्यू का कंसेप्ट किसने दिया, और दूसरा क्वेश्चन होता है कि आईक्यू का कंसेप्ट किसने पहले यूज किया, और दोनों में ना कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो इसको अब याद रखने जिस जो भी ट्रिक आप चाहो वो कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो इंटेलिजेंस जो क्वोशंट है, आईक्यू का कंसेप्ट जो दिया है वो दिया है हमारे विलियम स्टर्न ने। कंसेप्ट स्टर्न ने दिया है और यूज इसको सबसे पहले टर्मन ने किया है, 1912 में किया है शायद, या 1911 या 12 में किया है। तो इसको देख लेना। तो इसको अपने माइंड में हमेशा रखना कि कंसेप्ट विलियम स्टर्न ने दिया है और इसको यूज सबसे पहले क्या किया है? टर्मन ने यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे द फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट अपीयर्स बिटवीन एज ऑफ। ये जो हमने अभी भी नॉन मेडिकल के जो क्वेश्चंस किए उसमें भी ये दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है जो एक ही कंसेप्ट से मतलब कि रिलेट होके निकला हुआ है। तो फॉर्मल ऑपरेशन की जो स्टेज है वो कितने से कितने साल के बच्चों के लिए उपयुक्त होती है? तो 8 से 10 तो है नहीं, क्योंकि थी ही नहीं। 10 से 11 भी नहीं होगी, 16 से 18 भी नहीं होगी। इसका राइट आंसर होगा 11 to 15, क्योंकि वो 11 अबव थी। फर्स्ट है आपकी 0 से 2 तक, फिर उसके बाद 2 से 7 तक, फिर 7 से 11 तक और 11 अबव, ठीक है, ये 11 से 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिसर्चर वांट्स टू इन्वेस्टिगेट द
इफेक्ट ऑफ न्यू टीचिंग मेथड्स, डी आएगा यहाँ पे, मेथड्स ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस, विच रिसर्च मेथड वुड बी मोस्ट सुटेबल। क्या करना चाह रहे हैं रिसर्चर इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे इफेक्ट ऑफ न्यू टीचिंग मेथड को जब वो अडॉप्ट कर रहा है तो इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि ऑन स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे तो ये कौन सा मेथड जो होगा उनके लिए सूटेबल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू पता लगाएगा एक टीचर जो वो किसी भी न्यू टीचिंग मेथड्स को अपनाता है। तो जो ये लॉन्गिट्यूडनल मेथड और एक केस स्टडी मेथड ये क्रॉस सेक्शनल मेथड, लॉन्गिट्यूडनल मेथड और ये क्रॉस सेक्शन स्टडी, ये दोनों टाइप है हिस्टोरिकल मेथड के। हिस्टोरिकल के डिस्क्रिप्टिव मेथड के हैं शायद। तो ये दोनों, और केस स्टडी में तो हम थॉरोली स्टडी करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये है एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंट्रोल ग्रुप इन एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में हमारे पास एक्सपेरिमेंट मेथड जो होता है ना, इसमें हमारे पास दो ग्रुप होते हैं। एक होता है कंट्रोल ग्रुप, दूसरा होता है हमारे पास टेस्ट ग्रुप जिसमें हम टेस्ट करते हैं। कंट्रोल ग्रुप वो वाला ग्रुप होता है जिसको हम मैनिपुलेट नहीं करते हैं, ठीक है, जिसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं लाते हैं, बस उसको हम इसलिए रखते हैं ताकि हम कंपेयर कर सके। और जो दूसरा हमारे पास जो टेस्ट ग्रुप होता है ना, उस पे जो चीजें हैं उसमें हम चेंजेस लाते हैं, उसको चेंज करके हम कंट्रोल ग्रुप में देखते हैं, हम कंट्रोल ग्रुप से कंपेयर करते हैं कि क्या चीजें जो है वो ठीक है, कौन सी चीजें इसमें वेरी की हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि कंट्रोल ग्रुप जो होता है एक्सपेरिमेंट में होता है टू प्रोवाइड अ बेसलाइन फॉर कंपैरिजन, जो बेसलाइन बनता है कंपैरिजन के लिए वो कंट्रोल ग्रुप होता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में मेनली हमारे पास तीन चीजें आती हैं जो है मीन, मीडियन एंड मोड। तो इसमें हमारे पास मीन ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना कि सेंट्रल टेंडेंसी में तीन चीजें हो रही हैं, या कंट्रोल ग्रुप में बेस लाइन प्रोवाइड करता है, या बाकी पहले भी मैंने आपको चीजें बताई, तो इनको अगर तो आपको पेपर अभी है तब तो इनको माइंड में थोड़ा सा रखिएगा कि नहीं ऐसी ऐसी चीजें भी हैं। अगर आप पेपर के बाद ये चीजें देख रहे हैं तो आप इनको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर इसकी डिटेल वीडियो भी आपको चाहिए तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ कॉन्शियसली फोकसिंग ऑन प्रोसेसिंग अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेंसरी एनवायरनमेंट इज नोन एज। जब हम किसी प्रोसेस, वो वाला प्रोसेस जिसमें जब हम किसी चीज पे जानबूझ के कॉन्शियसली फोकस करते हैं किसी भी लिमिटेड अमाउंट की थोड़े टाइम के लिए, तो उसको हम बोलेंगे अटेंशन। बोलते हैं ना कि अटेंशन प्लीज, अपनी अटेंशन दीजिए कुछ टाइम के लिए, तो वो ये प्रोसेस होता है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ मेमोरी इन्वॉल्व्स मोटर स्किल्स एंड हैबिट्स। कौन सी जो मेमोरी है वो मोटर स्किल्स और हैबिट से इन्वॉल्व होती है, या इन्वॉल्व करो किस मेमोरी में मोटर स्किल्स और हैबिट्स इन्वॉल्व होती है, वो होती है प्रोसीजरल मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट है अ रैट लर्न टू प्रेस अ लीवर इन ऑर्डर टू रिसीव फूड। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सबसे पहली बात, रैट पर किसने एक्सपेरिमेंट किया था, स्किनर ने किया था। उसमें वो प्रेस को लीवर करता था, फिर उसको फूड रिसीव होता था। और स्किनर ने कौन सी कंडीशनिंग पर काम किया है, क्लासिकल में तो पेवलोव ने किया है, ऑब्जर्वेशनल थी नहीं। इनसाइट पे हमारे पास गेस्टॉल्ट ने किया है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग ये जिसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेंट कंडीशनिंग पे स्किनर ने काम किया और स्किनर ने रैट पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग से तीन तीन चार चार क्वेश्चंस आए हैं। ये भी माइंड में रखिएगा कि मे बी अगले टाइम के लिए ये आए ना, या फिर कुछ आएंगे तो फिर इससे कुछ थोड़ा बहुत रिलेट होके नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, in classical conditioning the neutral stimulus becomes a conditioned stimulus through, किसके थ्रू बनता है, reinforcement के थ्रू बनता है, ऑपरेंट लर्निंग के थ्रू बनता है, या पनिशमेंट के थ्रू बनता है, या फिर एसोसिएशन विद अनकंडीशनड स्टिमुलस के थ्रू बनता है।
तो देखो इसमें रीइंफोर्समेंट तो आएगा नहीं, क्योंकि रीइंफोर्समेंट के बाद मेनली ऑपरेंट कंडीशनिंग में स्किनर ने की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग टू मी वो है एसोसिएशन विद अनकंडीशनड स्टिमुलस, क्योंकि क्लासिकल कंडीशनिंग में मेनली एसोसिएशन की बात की गई है। ठीक है, ये बात हमेशा माइंड में रखना, एसोसिएशन की बात जहाँ पे होगी वो क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्योरी सजेस्ट द फॉरगेटिंग occurs because memory traces fade away या fade over time। इसका मतलब हुआ कि फॉरगेटिंग, हम कोई चीज भूल जाते हैं जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, तो वैसे वैसे हम कुछ भूल जाते हैं। तो ये थ्योरी जो है वो, ये चीज जो है वो किस थ्योरी में बोली गई है? तो जैसे कि इसमें पता चल रहा है कि ट्रेसेस फेड ओवर द टाइम, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्रेस डिके थ्योरी। ट्रेस डिके थ्योरी, डिके का मतलब होता है घटना या फिर इसका स्तर नीचे गिरना। तो ट्रेस डिके थ्योरी जैसे नाम से भी पता चल रहा है कि फॉरगेट हो जाती है चीजें जैसे जैसे टाइम हमारा जो है वो बीतता जाता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द अकरेंस ऑफ बिहेवियर बाय प्रेजेंटिंग एवर्सिव स्टिमुलस? बोला, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द अकरेंस ऑफ अ बिहेवियर बाय प्रेजेंटिंग एवर्सिव स्टिमुलस? ऑप्शन है रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, एक्सटिंक्शन और हैबिचुएशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पनिशमेंट। ठीक है, वो कौन सा प्रोसेस होता है जब हम किसी भी बिहेवियर को रोकते होने से रोकते हैं, जब हम एवर्सिव स्टिमुलस प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें जो है वो पॉजिटिव पनिशमेंट उसको बोलते हैं। तो इसमें पॉजिटिव नहीं दिया है, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा पनिशमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which psychologist is known for his research the effect of observational learning and association in children? ऑब्जर्वेशन एज वेल एज सोशल जो लर्निंग की बात करते हैं वो करते हैं एल्बर्ट बंदूरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्बर्ट बंदूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रिंसिपल, देखो थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन आ गया ऑपरेंट कंडीशनिंग का, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स of reinforcement typically produces the highest rate of responding? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेरिएबल रेशियो। वेरिएबल रेशियो जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म सीरियल पोजीशन इफेक्ट? सीरियल पोजीशन इफेक्ट किसने दिया है? ये दिया है हरमन एबिंगहॉस ने। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमस साइकोलिंग्विस्टिक? साइकोलिंग्विस्टिक है जहाँ पे लैंग्वेज की बात आती है, तो वहां पे हम चॉम्स्की या कॉमस्की, अपने नोआन कॉमस्काय या कॉमस्की, जो भी आपके प्रोनाउंसिएशन है, आप इसको लर्न रखेंगे या याद करेंगे। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज की थी? जैसे मैंने आपको नीड के बारे में बताया था ना कि एक वो बनता है, ट्रायंगल बनता है, जो कि किसने, मैस्लो का, मैस्लो के लॉज तो नहीं थे, 4-5 बनता है, जिसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो सबसे टॉप पे होता है ट्रायंगल के। तो ये नॉन मेडिकल में भी आया, पर उसमें जो क्वेश्चन था वो थोड़ा घुमा फिरा के आया था, तो आप इस टॉपिक को भी थोड़ा पढ़ के जाइएगा। तो या इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अब्राहम मैस्लो। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, द वर्ड साइकोलॉजी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय? किसने इंट्रोड्यूस किया साइकोलॉजी फर्स्ट? देखो, फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी किसने बनाई वो अलग क्वेश्चन है, और ये साइकोलॉजी जो वर्ड कहाँ से आया वो अलग क्वेश्चन है। तो जो ये वर्ड साइकोलॉजी किसने इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले, ये अलग क्वेश्चन है। वो जो बाकी के 2 क्वेश्चन है वो नॉन मेडिकल में आ गए हैं ऑलरेडी, तो अब इसमें भी तो कुछ ना कुछ आना था, तो इसमें उन्होंने ये बोल दिया कि साइकोलॉजी को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किसने किया। तो जी राइट आंसर है रुडोल्फ गोकेल। रुडोल्फ गोकेल ने जो है फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया साइकोलॉजी वर्ड को। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट? मॉरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो हम सीधा सीधा याद रखेंगे किसका नाम, कोलबर्ग का नाम, सॉरी कोलबर्ग का नाम, लॉरेंस कोलबर्ग। इन्होंने जो दिए थे वो इन्होंने 3 लेवल दिए थे, और तीनों लेवल में जो है वो 2-2 स्टेजेस थे, तो टोटल स्टेजेस हो गए 6, और 6 स्टेजेस हो गए और 3 लेवल हो गए। ठीक है, तो कोलबर्ग का नाम हम मॉरल डेवलपमेंट के साथ हमेशा याद रखेंगे। विच टाइप ऑफ थिंकिंग
ये तो पता ही है कि स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी है, फ्रूड ने साइकोसेक्सुअल या हिंदी में बोलते हैं मनोविश्लेषणात्मक जो लर्निंग है वो दी है, एरिक्सन ने हमारे साइको सोशल लर्निंग के बारे में बात की है। तो ये भी थोड़ा थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। विच टाइप ऑफ थिंकिंग इन्वॉल्व्स अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम विद अ सिंगल करेक्ट सॉल्यूशन। जब एक सिंगल करेक्ट सॉल्यूशन होगा तो उसका मतलब है कन्वर्जेंट, राइट। जब हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो उसका मतलब वो डाइवर्जेंट। ठीक है, इसमें हमारे पास सिंगल करेक्ट सॉल्यूशन की बात की है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मेमोरी इज इन्वॉल्व इन रिमेम्बरिंग स्पेसिफिक लाइफ इवेंट्स एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिसोडिक। एपिसोडिक मेमोरी जो है वो क्या काम करती है, जो स्पेसिफिक लाइफ इवेंट्स होते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस के, उनको याद रखने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेंडेंसी टू रिमेंबर द beginning and ending items of a test better than the item in the middle is known as। प्राइमरी या प्राइमेसी तो नहीं है ये, शायद प्राइमेसी होगा, सी प्राइमेसी। प्राइमेसी इफेक्ट, सीरियल पोजीशन इफेक्ट, रिसेंसी या इफेक्ट या चंकिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्राइमेसी इफेक्ट हो जाएगा। द लॉज ऑफ लर्निंग, ये फिर से रिपीट हुआ, ये भी नॉन मेडिकल में आया था और इसमें भी बोला है कि लॉ ऑफ लर्निंग किसने दिए हैं, ये दिए हैं थॉर्नडाइक ने। तीन लॉज ऑफ लर्निंग है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस और लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, then the last question of this stream was according to the Kohlberg। तो कोहलबर्ग के भी दूसरा या तीसरा क्वेश्चन आ गया है, at which level of moral development do individuals make decision based on internalized ethical principle। ethical principle के बेस पे जब कोई भी इंडिविजुअल जो डिसीजन लेता है वो आता है पोस्ट कन्वेंशनल पे। एक होता है प्री कन्वेंशनल, जो इसमें दिया हुआ है प्री कन्वेंशनल, एक प्री कन्वेंशनल है, एक कन्वेंशनल है। द थर्ड वन इज पोस्ट कन्वेंशनल एब्स्ट्रैक्ट लेवल की कोई इन्होंने बात नहीं की है, ये 3 लेवल की उन्होंने बात की है। तो इसमें भी दो दो चीजें हैं, इसमें छोटी एज वाले, फर्स्ट में छोटी एज वाले बच्चे आएंगे, उससे बड़े वाले बच्चे इसमें आएंगे, फिर जो पोस्ट कन्वेंशनल की बात करते हैं उसमें फिर ज्यादा एज वाले बच्चे आएंगे। जो एथिकल प्रिंसिपल की बात करेंगे वो तो ऑब्वियस सी बात है कि हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, वो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में ही बात करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, तो चलते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हावर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज नोन एज। गार्डनर ने कौन सी थ्योरी दी है, गार्डनर ने दी है थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल दी है, ट्रायर्किक थ्योरी दी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस दी है या टू फैक्टर थ्योरी दी है। तो गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि मेनली जो है वो 8 इंटेलिजेंस की बात ये करते हैं। बट 1998 में शायद इन्होंने, तो 1998 में इन्होंने 9th इंटेलिजेंस की बात भी की है, बट जो अगर एग्जाम में आता है तो वो 8 को ही प्रेफरेंस मिलती है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात जो है गार्डनर ने की है, प्राइमरी मेंटल की बात थॉर्नडाइक ने की है, ट्रायर्किक की बात स्टर्नबर्ग ने की है, टू फैक्टर थ्योरी की बात स्पेयरमैन ने की है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन द अनडिजायरेबल बिहेवियर विद पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेस। कौन करता है रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड, वो करता है एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी जो है रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है अनडिजायरेबल बिहेवियर का पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल इज हैबिचुअल ऑफ स्क्रीमिंग। Rahul is habitual of screaming, so his parents decided to take the food away whenever he screams. This is technique of राहुल के पेरेंट्स क्या करते हैं, जब वो चिल्लाता है तो उसका जो खाना है उसे दूर कर लेते हैं। तो ये जो टेक्निक है ये है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट तो हो रही है बट नेगेटिवली भी हो रही है ये चीज, तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्निक इज यूज टू ट्रीट फोबिया। फोबिया को ट्रीट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, ये सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन जो टर्म है ये याद रखिएगा, इससे क्या ट्रीट करते हैं हम लोग, phobia। The logical process by which general principles are inferred from particular intenses is called।
instances is called? देखो, एक होता है particle to general, right? दूसरा होता है general to particular. particular की जगह कई बार specific भी दे दिया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो जनरल टू पर्टिकुलर है ये हमारा डिडक्टिव में आता है, और जो पर्टिकुलर टू जनरल है ये हमारा इंडक्टिव में आता है। ये दोनों आप राइट डाउन कर लो, नोट कर लो, कुछ भी कर लो, पर ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे को बोला है कि फ्रॉम पर्टिकुलर, इसमें जनरल, which general principles are inferred from particular instances का मतलब है कि particular to general की बात की हुई है। particular to general होगा तो इसका राइट आंसर होगा inductive reasoning, right? नेक्स्ट क्वेश्चन है memory process in which newly learned information prevents retrieval or previously stored similar material is called। तो प्रीवियसली स्टोर्ड है आपने, जैसे इसका जो राइट आंसर है वो है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। रेट्रोएक्टिव जैसे बोलते हैं ना, इसे पुराने गानों को रेट्रो के नाम से भी जाना जाता है, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि प्रीवियसली स्टोर्ड कोई भी चीज है तो वो रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है THE आएगा यहाँ पे। द टेस्ट विच कंटेन्स अ नंबर वुडन ब्लॉक्स इज नोन एज। वुडन ब्लॉक्स कौन से टेस्ट में कंटेन्स थे या कौन से टेस्ट में यूज किया था? तो वो होते थे कोल्स ब्लॉक डिजाइन टेस्ट में। ब्लॉक डिजाइन टेस्ट में जो है वुडन ब्लॉक का यूज होता था, ये हमारे को याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16PF क्वेश्चनियर वाज फाउंडेड बाय। 16PF जैसे इसमें इससे रिलेटेड ये मैंने आपको अभी बताया था पीछे से, नॉन मेडिकल में आया था आई थिंक, कि कैटल ने जो है वो 16PF जो क्वेश्चनरी है उसके बारे में जो है वो बात की है। ठीक है, पर्सनैलिटी फैक्टर्स इसको बोलते हैं, PF की फुल फॉर्म होती है पर्सनैलिटी फैक्टर, और पर्सनैलिटी के बारे में ये कैटल बात करते हैं। वॉटसन एंड स्किनर बोथ कॉन्ट्रीब्यूटेड एट, ये है ये, एट विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है? आपको पता है कि ये बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है ये दोनों। तो वॉटसन तो फादर ऑफ बिहेवियरिस्ट या फादर ऑफ बिहेवियरिज्म वॉटसन को बोला जाता है। तो और जो स्किनर है वो तो फेमस बिहेवियरिस्ट हैं, तो इन दोनों के नाम हमारे को पता होने चाहिए। साइकोलॉजिस्ट हु वर्क्स विद persons that suffer from motivation and emotional problem। मोटिवेशनल इमोशनल प्रॉब्लम के साथ जो डील करते हैं उन्हें हम बोलते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट्स। काउंसलिंग इज वेरी मच रिलेटेड टू मोटिवेशन एंड इमोशंस। तो काउंसलिंग से याद रख सकते हैं कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो इमोशंस और मोटिवेशनल जो चीजों से सफर कर रहा होता है पर्सन, उनसे डील करते हैं। हु प्रपोज द फेमस इक्वेशन B is equal to F मल्टीप्लाई बाय P into E। B का मतलब है यहाँ पे बिहेवियर, F का मतलब है फंक्शन, P का मतलब है पर्सन और E का मतलब है एनवायरमेंट। मतलब बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ आपका पर्सन एंड एनवायरमेंट, विच सजेस्ट बिहेवियर इज द प्रोडक्ट ऑफ पर्सन एंड एनवायरमेंट। ये किसने सजेस्ट किया है और ये इंपॉर्टेंट जो है ये इक्वेशन है। ठीक है, तो ये दिया है कर्ट लेविन ने, जिसने फील्ड थ्योरी भी दी हुई है। कर्ट लेविन ये भी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, रह चुके हैं। If you and your friend measure the length of a table using an identical instrument का मतलब है कि सेम इंस्ट्रूमेंट से आप दोनों क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। It's likely that both of you would attain the identical conclusion। सेम रिजल्ट भी निकल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये किसका एग्जाम्पल है? ऑब्जेक्टिविटी है, वेरिएबिलिटी है, एक्सेप्टेबिलिटी है, ऑल ऑफ द अबव है। मैंने अभी आपको बताया कि ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है जब फैक्चुअल चीज होती है जिसका आंसर एक ही आएगा। अगर हमने सेम कोई पैमाना यूज किया हुआ है तो उसका आंसर भी सेम आ रहा है, तो वो ऑब्जेक्टिविटी के अंदर आएगा। वेरिएबिलिटी का मतलब है कि डिफरेंट हो रहा है, ये तो इसका आंसर आ नहीं सकता। एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब है कि हाँ हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो भी नहीं आएगा। ऑल ऑफ द अबव तो आएगा ही नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, इन एन एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल? इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सपेरिमेंट में हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो एक रिसर्चर पे डिपेंड करते हैं, और रिसर्चर
इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है, और जो चाहे वो कर सकता है। तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होंगे वो होंगे द वेरिएबल दैट इज मेजर नहीं, अ वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड, जो कि वेरिएबल जिनको मैनिपुलेट किया जा सकता है वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे। ठीक है, अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल साइकोलॉजी। इंडिविजुअल साइकोलॉजी वाज गिवन बाय विच साइकोलॉजिस्ट। इंडिविजुअल, मैंने जब एल्फ्रेड, ये आपका एल्फ्रेड एडलर पीछे मेंशन हुआ था, तो उस टाइम मैंने आपको बता दिया था कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी का कंसेप्ट जो है एल्फ्रेड एडलर ने दिया हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डैश इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड, ईगो और सुपर ईगो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इजी भी क्वेश्चन है कि किसने ये कंपोनेंट दिए थे पर्सनैलिटी के। ये दिए हैं सिगमंड फ्रेड ने या सिगमंड फ्रूड ने। विच थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय कार्ल जंग। देखो, अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सी थ्योरी इसमें से दी हुई है, सबसे पहले साइको एनालिटिकल थ्योरी, मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी किसने दी है? सिगमंड फ्राइड ने दी है। सोशल साइकोलॉजी किसने की है? बंदूरा ने दी है। इंडिविजुअल साइकोलॉजी, जैसे यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी किसने, एल्फ्रेड एडलर ने दी है। तो बचा क्या हमारे पास? एनालिटिकल साइकोलॉजी। एनालिटिकल साइकोलॉजी किसने दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एनालिटिकल साइकोलॉजी, जो कि कार्ल जुंग ने दी है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशा शोज एग्रेशन मोस्ट ऑफ द टाइम इन हर क्लासरूम एंड ऑफन कॉल्स हर क्लासमेट एग्रेसिव। क्लासमेट को एग्रेसिव भी बोलती है और हमेशा गुस्से में रहती है। आइडेंटिफाई द डिफेंस मैकेनिज्म। कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म वो यूज कर रही है? वो कर रही है प्रोजेक्शन, प्रत्यक्षीकरण कर रही है वो अपने गुस्से का। तो इसका प्रोजेक्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिया इज काउंसलर। रिया इज द काउंसलर एंड शी हैज द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट क्लाइंट सेज एंड, ये एंड डी, and feel using different words, feel using different words, that is this is known as communication, listening, decoding and paraphrasing. It is called paraphrasing. Paraphrasing इसका right answer हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स। कॉग्निटिव का मतलब ही इंटेलिजेंस से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एन इंटरप्ले ऑफ। डेवलपमेंट किससे इन्फ्लुएंस होती है? सोशल इमोशन से, कॉग्निटिव से, बायोलॉजिकल, सोशल इमोशन। सबसे जो इसमें परफेक्ट और जो अच्छा जो आंसर दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि बायोलॉजिकल से भी इन्फ्लुएंस्ड होता है डेवलपमेंट, कॉग्निटिव से भी इन्फ्लुएंस्ड होता है, सोशल इकोनॉमिकल प्रोसेस से भी जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अप्रोक्सीमेट एज, ए जी ई, इसमें टाइपिंग में गलती हो सकती है क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को खुद टाइप करती हूँ, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती हैं स्पेलिंग्स में, तो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। तो चलिए आगे। द अप्रोक्सीमेशन एज, द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज, देखो फिर से पियाजे की जो हमारी डेवलपमेंट की जो स्टेजेस है, वो जो मैंने आपको भी बोला कि सेंसरी मोटर स्टेज है, उसके बाद प्री ऑपरेशनल है, सॉरी प्री ऑपरेशनल है, कंक्रीट है, फॉर्मल स्टेज है। तो ये सारी की सारी स्टेजेस विद ईयर्स मैंने आपको बताई थी। तो सबसे पहली जो है वो 0 to 2 ईयर्स, उसके बाद 2 to 7 ईयर्स ये आपकी प्री ऑपरेशनल होगी, 7 to 11 आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल होगी, 11 to 18 या 11 to 15 कई जगह दे दिया था, या अबव 18, अबव 11 दे दिया जाता है, तो ये आपकी फॉर्मल ऑपरेशन में आ जाएगा ये ईयर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए, 0 to 2 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद 28th क्वेश्चन है, द गेस्टल्ट प्रिंसिपल which state that element which are close to each other are perceived as a group is called। देखो, इसमें सबसे चलो वो लास्ट में बोलूंगी मैं चीज को, ठीक है, इसको इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, अब इसके बाद वही क्वेश्चन बचते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें बोला है कि प्रिंसिपल, वो कौन सा प्रिंसिपल है गेस्टल्ट का, वी स्टेट दैट द एलिमेंट्स व्हिच आर क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर आर परसीव्ड एज अ ग्रुप ऑफ, क्या बोलेंगे उसको, वो आएगा किसके अंदर, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब ही निकटता होता है, तो एक दूसरे से रिलेटेड हो वो प्रॉक्सिमिटी के अंडर आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच वी रिकॉग्नाइज एंड इंटरप्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन इनटू मीनिंगफुल होल। वो क्या होती है? वो होती है हमारी परसेप्शन, हम किसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं
तो उस प्रोसेस को हम परसेप्शन बोलते हैं। हु इज नोन फॉर द क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये है पेवलोव हमारे, जिसने क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बात की है। चलो जी, ये हो गया हमारा फिनिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, सबसे पहले मैं ये बोलने वाली थी उस टाइम पे कि इन सब चीजों में या तीनों स्ट्रीम्स में जब आप देखेंगे, साइकोलॉजी सेक्शन के बारे में देखेंगे, तो इसमें ये पता लगेगा कि तीनों जो स्ट्रीम्स हैं इसमें जो टॉपिक हैं वो सिमिलर है। जितने भी टॉपिक्स आए वो सेम आए, बेशक क्वेश्चंस थोड़े बहुत डिफरेंट है, घुमा फिरा के पूछे हुए हैं, बट टॉपिक सेम है। इससे हमारे को ये पता चलता है कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम के लिए कोई भी तैयारी करोगे तो उसमें आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसमें जो जो भी टॉपिक हैं उनको आप ध्यान से देखोगे, और उन टॉपिक जो भी जैसे आंसर जो हैं उसके अलावा जो जो भी बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको भी आप ध्यान से देखोगे, और जितने भी उसमें ऑप्शंस हैं उनकी भी आप थॉरोली स्टडी करोगे। और फिर जब आप इस तरीके से स्टडी करोगे तो आपको नेक्स्ट पेपर में जो भी आप एग्जाम दोगे तो डेफिनेटली वो हेल्पफुल होगा। और थॉरोली स्टडी करके, जब आप थॉरोली स्टडी करते हो, तो बस इतना सा बोलना था। और खुद भी अगर आप इसको एनालाइज करोगे, क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करोगे तीनों, तभी मैंने आपको तीनों साथ में दिए हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि इंटर रिलेट करती हैं चीजें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे नॉन मेडिकल का पहला एग्जाम हो गया, मेडिकल का पहले एग्जाम हो गया, आर्ट्स वालों का पहला एग्जाम हो गया, तो वो थोड़ा सा रिलेट करके जब आप जैसे साइकोलॉजी सेक्शन वो देखेंगे तो वो थोड़ा उनको आइडिया हो जाएगा कि नहीं इन इन टॉपिक से जो है वो क्वेश्चंस आ रहे हैं या आ सकते हैं, तो उन पे वो ज्यादा फोकस करके उनको अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। तो बस यही बोलना था। तो 1 घंटे के करीब ये हो गया है, ये थोड़ी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो हो गई है, पर कोई बात नहीं, अगर कोई चीज अच्छे से करो तो वो ज्यादा बेटर है। तो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आई होप और आई एम श्योर कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो अगर रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने व्यूज़ जो हैं वो शेयर करें कमेंट करके। तो आई नो गलतियां अगर हुई होगी कुछ थोड़ी बहुत तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं डेफिनेटली उन चीज़ों पे वर्क करूंगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स जो हैं वो भी इस वीडियो को देखें और आगे के लिए वो भी प्रिपरेशन करें अपनी। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो सब्सक्राइब माय चैनल टू। सो ओके, थैंक यू सो मच।